गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमने लास्ट क्लास में रिवीजन शुरू करी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अब हम आज उससे आगे बढ़ेंगे। वी रीच टिल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। लास्ट हमने इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर शुरू किया था। आज आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट थोड़ा सा रिवाइज आउट करते हैं। वी स्टार्टेड विद कैश फ्लो स्टेटमेंट और अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन चीजें होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुरू करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो उससे पहले का जो पार्ट होगा वो हमारे वर्किंग नोट्स में जाएगा, दैट इज नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। वर्किंग नोट्स में नेट प्रॉफिट, ऐड जनरल रिजर्व, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड, ऐड इंटरिम डिविडेंड, ऐड provision for doubtful debts only when debtors are good, only when debtors are good. Then हम उसमें से दो चीजें माइनस भी करते हैं, मतलब जो हमारी इनकम्स होती है वो हम सब्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इनको हम माइनस कर देते हैं एंड देन वी मूव। इससे हमारे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। ये हम नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, हम वहां पे चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख सकते हैं, दैट इज नेट डिफरेंसेस इन द बैलेंसेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्योंकि हमारे को जो बैलेंस शीट दी हुई होगी उस बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का बैलेंस दिया होगा, तो हमारे को उनके चेंजेस लिखना है, इसलिए हम नेट डिफरेंसेस इन द बैलेंसेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखते हैं। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद वो वर्किंग नोट्स में निकालेंगे। उसके बाद हम मेन फॉर्मेट में आएंगे जहां से हमने शुरू किया था, एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, हाउ टू कैलकुलेट इट अप। देन ऐड नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज कॉमनली नोन एज डिप्रिशिएशन। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज बेसिकली फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। आज हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट माइनस हो जाता है, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाता है क्योंकि वो अदर इनकम्स होती है। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारे लिए अदर इनकम्स हो जाती है, इसलिए सब्ट्रैक्ट आउट हो जाता है। इससे हमारे को मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्योंकि बिजनेस रेगुलर रूटीन से रिलेट करता है, इसलिए हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही एडजस्ट करते हैं। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लेस हो जाता है और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऐड हो जाता है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऐड, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल माइनस। तो वर्किंग कैपिटल इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो हम इसको खोल के भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड, देन द सेम वाइस वर्सा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। दिस गिव्स अस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस नेट taxes paid. Net taxes paid means taxes paid less refund. जितना भी हमने टैक्स पे किया था उसमें से जो भी रिफंड आ गया उससे हमारे को नेट टैक्सेस पेड अमाउंट मिल जाती है और हम उसे एडजस्ट कर दें। That then we add on extraordinary item. जो भी extraordinary item से हमारे को कैश मिला होगा उस कैश को हमने अपने बिजनेस की रेगुलर रूटीन ऑपरेशन में यूज किया है, इसलिए हम उसे उसमें ऐड कर देते हैं। मतलब हमने उसे एज अ वर्किंग कैपिटल यूज कर लिया होगा, हम उसे इसलिए उसको इसमें ऐड बैक कर लेते हैं क्योंकि उससे हमारा कैश जनरेट हुआ है। दैट विल गिव्स अस नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है पेमेंट्स फॉर परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। दिस गिव्स अस नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारे लिए कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, उससे जो भी कैश आता है वो ऐड और कैश जाएगा तो सब्ट्रैक्ट। तो सो दैट वी राइट प्रोसीड्स ऑफ
share capital and debentures add, proceeds of share capital, debentures, securities premium, raising of loans, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें हमारी ऐड हो जाती है। इन सारी चीजों की रीपेमेंट और रिडम्पशन हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पेड, डिविडेंड पेड, ये जो भी हम पे करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अगेंस्ट में, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। दैट गिव्स अस, तीनों एक्टिविटीज को हम ऐड करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेटेड, इन्वेस्टिंग से कैश जनरेटेड और फाइनेंसिंग से कैश जनरेटेड, गिव्स अस net increases or decreases in cash and cash equivalent. Then we add opening balance of cash and cash equivalent, gives us closing balance of cash and cash equivalent. हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये हमेशा एक हिडन एंट्री रहेगी। आपको क्वेश्चन में बोला जाए या ना बोला जाए, आपको इंटरेस्ट तो लगाना ही लगाना है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है चेंज इन द डेट्स ऑफ बोरोइंग्स, देन इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी चार्ज ऑन द ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी चार्ज ऑन द ओपनिंग बैलेंस। यहां तक हमने कल पढ़ा था और इसके साथ हमने इशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ा था। आज हम बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं। आज हम पहले वर्किंग नोट्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। हेड डालते हैं सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स दो तरीके से आता है, एक विद एडिशनल इंफॉर्मेशन और दूसरा विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर ये विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन आता है और विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन और विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स जनरली हमारे को इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंडर दिया हुआ होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंडर दिया हुआ होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर हमें दिया हुआ होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, राइट। हमारे को इसकी डायरेक्ट एडजस्टमेंट करनी, मतलब ये प्रोविजन फॉर टैक्स ही एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें हमारे को अमाउंट ऑफ डिफरेंस नहीं लिखना। यू हैव नॉट टू राइट अमाउंट ऑफ डिफरेंस। हमारे को करंट ईयर की अमाउंट एज इट इज लिखनी है और हमारे को प्रीवियस ईयर की अमाउंट एज इट इज लिखनी है। जो करंट ईयर की अमाउंट होती है उसका मतलब है कि हमने उतने रुपए का प्रोविजन टैक्स के लिए इस साल क्रिएट किया है, मतलब हमने क्रिएट किया, हमने अपने प्रॉफिट में से इतना पार्ट ऑफ टैक्स के लिए पैसा निकाल के रख लिया है, दैट इज करंट ईयर। और जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट है, क्योंकि वो मैंने पिछले साल निकाला होगा, ईयर के एंड में प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे पता चल गया भाई इतना टैक्स है, जो वो टैक्स मैंने कैलकुलेट किया है वो मैं पे कर दूं। इसका मतलब प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट जो होती है वो हम इस साल पे करते हैं और करंट ईयर वाली जो अमाउंट है वो उसका हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट होती है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस कर दें, दैट इज टैक्सेस पेड, दैट इज
टैक्सेस पेड, और जो करंट ईयर की अमाउंट है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आता है, इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। इसको हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। इसके बाद बारी आती है एडिशनल इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन? हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब अदर देन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L वी आर गिवन सम इंफॉर्मेशन टू बी एडजस्टेड, या हम बोल सकते हैं उन इंफॉर्मेशंस को हमने पहले एडजस्ट नहीं किया था, हम उन्हें एडजस्ट कर रहे हैं। उन इंफॉर्मेशंस को हमने पहले एडजस्ट नहीं किया था, हम उन्हें एडजस्ट कर रहे हैं। तो उस केस में हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। कभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होगी तो हम वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए अकाउंट बनाएंगे। सारे के सारे फॉर्मेट्स पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाएंगे। Provision for tax liabilities होती है, that's why they will always have a credit balance nature, क्योंकि वो liabilities होती है इसलिए उसका credit balance nature होगा। तो by balance brought down to balance carried down। दो तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे को लिख के दी हुई होगी, दो तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे को लिख के दी हुई होती है। ईदर द इनकम टैक्स इज पेड, मतलब हमने इतने रुपए का टैक्स इस साल पे किया है, और अ प्रोविजन फॉर टैक्स हैज बीन क्रिएटेड, और हमने इतने रुपए का एक प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया। दोनों में से एक चीज। अगर हमारे को दिया हुआ है टैक्सेस आर पेड, तो हम एंट्री पास करते टैक्सेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, दैट मींस टैक्सेस डेबिट हो रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट हो गया तो उसकी डेबिट साइड में लिख देते हैं टू कैश और बैंक अकाउंट, और हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्रेडिट साइड में, तो हम उसे बैलेंस कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। राइट? दूसरा होता है कि द प्रोविजन फॉर टैक्स इज मेड और क्रिएट अ प्रोविजन फॉर टैक्स। हम कभी भी कोई भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट होते हैं, तो अब एंट्री हो जाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो इसलिए हमने वहां पे डाल दिया बाय। और अगर ये दिया हुआ होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू कैश बैंक, और टू कैश बैंक दिया होगा तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो हमारे पास की वर्ड्स मिलते हैं। हमारा की वर्ड है यहां के लिए पेड, और यहां के लिए हमारा की वर्ड है मेड। यहां के लिए हमारा कीवर्ड था पेड और यहां के लिए हमारा कीवर्ड था मेड। दोनों में से एक हमारे को दिया हुआ होगा और एक हमारी बैलेंसिंग फिगर है। दोनों में से एक हमारे को दिया हुआ होगा और एक हमारी बैलेंसिंग फिगर आई। फिर जो मेड वाली अमाउंट है, इसका मतलब हमने इसे P&L अकाउंट से बनाया है, हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट प्रॉफिट में ऐड कर दें। और जो पेड वाली अमाउंट है
इसे भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस कर, इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस कर देंगे। दोनों में से कोई भी एक, मतलब दोनों जो दिया हुआ दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट हो जाएगी। ध्यान क्या रखना है कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम ये वाला पार्ट नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब है जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हम अकाउंट से अमाउंट्स निकालते हैं, और जब हम अकाउंट नहीं बनाते हैं तो हम बैलेंस शीट वाले पार्ट से करते हैं। मतलब अगर आपने अकाउंट बना लिया तो आपको इस पार्ट का कुछ नहीं करना, हम इसको इसी से सॉल्व करना है। हम क्या गलती करते हैं, हम इसको भी एडजस्ट कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हम अभी तक इस पर्टिकुलर टॉपिक में करते आ रहे हैं। दूसरा, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है तो वो एक ही चीज है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के ही अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन की भी एडजस्टमेंट कर दो और प्रोविजन फॉर टैक्स की भी कर दो, एक ही एडजस्टमेंट करनी है, दोनों नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर ही आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के जो सब हेड्स दिए हुए होंगे या उसके अंडर जो आइटम्स दी हुई होंगी नोट्स टू अकाउंट्स में, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ही लिखा हो तो आपको उस प्रोविजन फॉर टैक्स की ही एडजस्टमेंट करनी है। ये नहीं हो कि आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी ले रहे हो, राइट। मेरे ख्याल से ये प्रोविजन फॉर टैक्स वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा 2-3 टैक्सेस और आते हैं जो कि अभी हम न्यू इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब हमारे को पता होना चाहिए कि वो क्या है और उनमें क्या क्या आता है। जैसे कैपिटल गेन टैक्स, लिखते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब कई बच्चे बोलेंगे हमने पहले नहीं पढ़ा था, हमने पहले जब पढ़ा था तो हमने बेसिक नॉलेज ली थी, अब हम रिवीजन कर रहे हैं। जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो हम सब कुछ सीखते हैं जो भी बुक्स में दिया हुआ है, चाहे वो उसकी रिक्वायरमेंट हो या ना। फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स हमारे को प्रॉफिट पे लगता है। इसका मतलब वो टैक्स हम हमेशा पे कर रहे हैं। प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल लगा रहा है वर्ड, तो कैपिटल गेन होना चाहिए। तो 2 तरह के कैपिटल गेन होते हैं, एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और एक शेयर कैपिटल वगैरह पे। जैसे हम कैपिटल रिजर्व वगैरह पार्ट आया, या जो भी कैपिटल प्रॉफिट होगा हमारे को, वेंडर्स को हमने इशू किया है, हमने उसको अलग रेट पे इशू किया है, उससे हमारे को प्रॉफिट होगा। तो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। अगर वो बिल्डिंग पे, अगर फिक्स एसेट्स पे कैपिटल गेन है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, और अगर वो कैपिटल पे कैपिटल गेन है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगी, मतलब वहां से सब्ट्रैक्ट होगा। वैसे 99% कैपिटल गेन टैक्स सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के ऊपर होता है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के ऊपर होता है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। लिखते हैं कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लेस। और अगर किसी एसेट के ऊपर हो रहा, और सॉरी, और एनी फाइनेंसिंग आइटम देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लेस। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स हमेशा एसेट्स के ऊपर ही होता है। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि वो फाइनेंसिंग वाले पे हो। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स,
इन पे जो होगा वो कैपिटल गेन टैक्स होगा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं कि वो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, अगर वो टैक्स है तो हम उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस करेंगे। इसी के साथ एक टैक्स और आता है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। It is commonly known as CGT. It is commonly known as DDT. Right? Dividend distribution tax डिविडेंड के ऊपर पे होता है, तो डिविडेंड के ऊपर पे होता है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लेस। नाम ही है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दैट मींस दिस टैक्स विल बी ऑन द डिविडेंड पार्ट। डिविडेंड पे होता है इसलिए वो फाइनेंसिंग पे आ जाता है, क्योंकि डिविडेंड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है हर बिजनेस के। सर लिखा क्या होगा सर? नेक्स्ट पढ़ते हैं डिविडेंड, बोलते जा। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर ऑफ द, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, उनको डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। कब मिलेगा? जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसका मतलब डिविडेंड अनसर्टेन हो गया कि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसीलिए डिविडेंड जो है वो हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, दैट इज इन द फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट। अगर प्रॉफिट हो गया तो हम डिविडेंड देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम डिविडेंड नहीं देंगे, राइट? क्योंकि ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट है ना भाई, अब शिवांशु की कंपनी है उसमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो वो डिविडेंड देगा क्यों? वो डिविडेंड नहीं देगा। और जिस कंपनी में अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो डिविडेंड देगा, तो दैट इज व्हाई इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। एंड डिविडेंड पेड, लिखते हैं, डिविडेंड पेड फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, डिविडेंड पेड फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस is a financing activities. Dividend paid for any kind of business is a financing activity. क्यों? क्योंकि डिविडेंड हम अपनी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में देते हैं, तो कोई भी बिजनेस होगा उसकी शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल ही रहेगी, तो उसके अगेंस्ट में हम दे रहे हैं, इसलिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। क्योंकि हम शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में डिविडेंड दे रहे हैं, इसलिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही रहेगी। लेकिन डिविडेंड के भी कई हैं। डिविडेंड में एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर सिर्फ डिविडेंड पेड लिखा हुआ है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। हम उस डिविडेंड पेड की अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेट डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे, नेट डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे। नाउ व्हाट इज दिस नेट डिविडेंड पेड? नेट डिविडेंड पेड का मतलब होता है कि जैसे हमने कल लास्ट क्लास के अंदर अनपेड इंटरेस्ट था, उसी तरीके से अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है। इंटरेस्ट के साथ अनपेड वर्ड आता है और डिविडेंड के साथ अनक्लेम्ड आता है, क्योंकि जिस बंदे, उसको तो क्लेम करना ना भाई, अगर किसी के अकाउंट में उनका नंबर ही गलत होगा या वो बंदा ही नहीं मुझे मिला तो मैं उसको डिविडेंड नहीं दे पाया, और वो डिविडेंड क्या होता है, क्यूमुलेट होता रहेगा धीरे धीरे। जब भी वो बंदा मिल जाएगा तो हमारे को उसको देना पड़ेगा, जब तक हम नहीं दे रहे हैं वो अनक्लेम्ड रहेगा।
तो नेट डिविडेंड पेड का मतलब होता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड या डिविडेंड टू बी पेड लेस करंट ईयर अमाउंट ऑफ unclaimed dividend. Current year amount of unclaimed dividend. ये जो फाइनल अमाउंट आएगी उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सब्ट्रैक्ट आउट करेंगे। ये जो फाइनल अमाउंट आएगी डिविडेंड टू बी पेड लेस करंट ईयर अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सब्ट्रैक्ट आउट करेंगे। इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सब्ट्रैक्ट आउट करेंगे, राइट। फिर बारी आती है दो तरीके के डिविडेंड होते हैं, डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के ऊपर होता है और इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर होता है। ये हम आमतौर पे मानते हैं। तो जो भी डिविडेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता है उसमें दो अमाउंट्स मेंशन्ड होगी, एक प्रीवियस ईयर की अमाउंट और एक करंट ईयर की अमाउंट। हमारे को प्रीवियस ईयर की अमाउंट की ट्रीटमेंट करनी है, जो डिविडेंड प्रीवियस ईयर का था। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें आज हम चल रहे हैं अभी 2021-22 में, तो मैं अगर इस साल का जो मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो कब होगा? 31 मार्च 2022 के। भाई इस साल जो मैंने प्रॉफिट कमाया होगा वो कैलकुलेट कब होगा? 31 मार्च। तो जब मैं 31 मार्च को प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो उसके बाद ही तो मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा और पे करूंगा। तो वो इस साल का प्रॉफिट का पार्ट है, लेकिन वो मैं डिक्लेयर तो बाद में करूंगा और पे भी बाद में करूंगा। इसलिए हम सिर्फ प्रीवियस ईयर की अमाउंट की एडजस्ट करते हैं। इसी अमाउंट को हम दोनों जगह ट्रीट करेंगे, इसी अमाउंट को हम दोनों जगह ट्रीट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी यही अमाउंट आती है एज एड नेट प्रॉफिट में, और प्रीवियस ईयर की अमाउंट ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस होगी, राइट। यही अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाती है नेट प्रॉफिट के अंदर और यही अमाउंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस होती है। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ डिविडेंड की अमाउंट दी हुई है तो बिल्कुल सिंपल ही है, उसी अमाउंट जो अमाउंट दी हुई है वही अमाउंट को हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे और फाइनेंसिंग में सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे। तब हमारे को उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके अलावा कई बार हमारे को डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। ये तो तब था जब डायरेक्ट अमाउंट बताई गई, लेकिन अगर अमाउंट ही नहीं बताई गई, डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया हो, तो हम कैसे करते हैं? तब दो डिविडेंड हो जाते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड और एक इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड। लिखते हैं फिर बारी आती है अगर हमारे को डिविडेंड परसेंटेज में दिया, अभी तो हमने डिविडेंड को अमाउंट में लिखा है, अगर डिविडेंड परसेंटेज में दिया हुआ है तो दो डिविडेंड है, एक प्रपोज्ड डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ज्यादातर इक्विटी शेयर्स पे होता है और प्रपोज्ड डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे होता है। लेकिन हमारे को जब भी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे तो हमने ये पढ़ा ही था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रेफरेंसेस फॉर द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि उन्हें पहले डिविडेंड मिलता है फिर इक्विटी शेयर्स को मिलता है, तभी तो वो प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे होता है। बिफोर डिक्लेयरिंग, लिखते हैं, बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, it is necessary to declare, before declaring dividend on equity share capital,
it is necessary to declare dividend on preference share capital. Conditions apply. Conditions apply. कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुड बी मेंशन. रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर शुड बी गिवन. That is percentage preference share capital. तो ये जो परसेंटेज है, दिस इज द रेट ऑफ डिविडेंड, हमेशा मेंशन होना चाहिए. दूसरा, प्रपोज्ड डिविडेंड शुड नॉट बी गिवन. क्योंकि अगर प्रपोज डिविडेंड पहले से ही दिया हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर्स का, तो इसका मतलब मैं प्रेफरेंस शेयर्स पे ऑलरेडी डिविडेंड पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं या दे चुका हूं, तो हम एक ही डिविडेंड को बार बार तो देंगे नहीं ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसलिए. और इंटरिम डिविडेंड जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बैलेंस पे. तो उसी तरीके से प्रेफरेंस डिविडेंड भी ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है और इंटरिम डिविडेंड भी ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, जब तक वहां पे डेट्स की चेंजेस में कोई अमाउंट ना दी. मतलब वो चेंज इन डेट्स नहीं बताया कि अमाउंट पे जो चेंज हो रहा है वो कौन सी डेट को हो रहा है. अगर प्रेफरेंस शेयर सेम वही लॉजिक होगा जो हमने इंटरेस्ट के लगाया था. अगर हमने बिगिनिंग में शेयर्स इशू किए हैं तो हम क्लोजिंग बैलेंस पे डिविडेंड लगा देंगे, और अगर हमने एंड में इशू किए हैं तो ओपनिंग बैलेंस. सेम विद रिडम्पशन, अगर हमने ईयर की बिगिनिंग में रिडम्पशन करी है तो क्लोजिंग बैलेंस पे डिविडेंड लगेगा, और अगर हमने ईयर की एंड में रिडम्पशन करी है तो ओपनिंग बैलेंस. अमाउंट हम हमेशा उसी अमाउंट पे पे करते हैं जो अमाउंट हमने पूरे साल यूज करी हो. जो अमाउंट हमने पूरे साल यूज नहीं करी उस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, राइट? इस तरीके से हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे. याद रखना अमाउंट दोनों जगह सेम आएगी. प्रीवियस ईयर की अमाउंट ही को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में, और उसी अमाउंट को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करते हैं. लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेट अमाउंट होती है, अगर बाय चांस अनक्लेम्ड अमाउंट होगी तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी, अगर वो नहीं होगी तो वो एडजस्ट नहीं, राइट? Then comes non-operating expenses. ये तो डिविडेंड था और प्रोविजन फॉर टैक्स था, इसके बारे में बात आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर जनरली fictitious assets. Fictitious assets like share issue expenses, underwriting commission, शेयर इशू एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन की ट्रीटमेंट, क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं और हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये दो तरीके से राइट ऑफ होते हैं. एक, हम इन्हें राइट ऑफ करते हैं विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं, या अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ भी राइट ऑफ किया जा सकता है. It can be written off against securities premium reserve also. लेकिन वो तभी होगा जब उसने क्वेश्चन में बोला गया. It's not necessary to every time utilize securities premium reserve. कंपनी अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम उस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कहां कैसे कैसे यूज करते हैं. तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम की जो यूजेस है अंडर सेक्शन 52 वो याद करनी है. ये मत सोचना कि वो शेयर कैपिटल के चैप्टर में दिया था वो नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो डिबेंचर्स में भी होता है, तो वो इसमें भी आएगा. तो शेयर इशू एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट
दो तरीके से ट्रीट हो जाता है। एक, जब इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, डिक्रीज होने को हम कहते हैं राइट ऑफ कर्व, डिक्रीज होने को हम कहते हैं राइट ऑफ कर्व। और दूसरा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, एक डिक्रीज हो रही हो और दूसरी इंक्रीज हो रही हो। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है तब हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस करेंगे, हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस करेंगे। लेकिन अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, दैट इज नोन एज रिटर्न ऑफ। अब वो रिटर्न ऑफ दो तरीके से हो गया, एक विद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और दूसरा विद स्टेटमेंट ऑफ पी एंड। एक विद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और दूसरा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड। जो स्टेटमेंट नॉर्मल कोर्स है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। जो नॉर्मल कोर्स है, जो जिसे हम कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है। हम इस अमाउंट को, जितने रुपए से वो घट रही होगी, हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते हैं। हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते हैं। और अगर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करती है तो हम इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते, नॉट टू डू एनीथिंग। तब हम उसका कुछ भी नहीं करते, हम उसे कहीं पे भी कोई भी शोमेंट नहीं होगा, इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, नॉट टू बी शोन एनीवे। हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। इसी के साथ और एडजस्टमेंट है, जो शेयर इशू एक्सपेंसेस एक हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी सेम ट्रीटमेंट होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसकी भी सेम ट्रीटमेंट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी वही सेम बात है, डिक्रीज हो रही होगी या इंक्रीज हो रहा होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करें, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस करें, हम उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस करें। अगर ये डिक्रीज हो रहा है हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे, दैट इज अगेन रिटर्न ऑफ। और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस करेंगे। इसमें भी सेम वही चीज है कि अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हो रहा होगा तो भी हम उसे कहीं नहीं शो करेंगे। अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हो रहा होगा तो हम उसे कहीं पे भी शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इंक्रीज और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हमने उसको किस तरीके से राइट ऑफ किया हुआ है तो हम उसे ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे और इसको हम वहां पे हमेशा शो करेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं
नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल वैसे तो हम बुक्स में गुडविल दिखाते नहीं है, लेकिन अगर हमने कभी गुडविल कैश में परचेज आउट करी होगी तो हम गुडविल बुक्स में शो करते हैं। तो जब गुडविल बुक्स में शो करते हैं, ट्रीटमेंट इसकी भी वही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सॉरी, अगर ये डिक्रीज हो रही होगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड, क्योंकि राइट ऑफ जो भी हो रहा होगा वो हमेशा। लेकिन गुडविल कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं होती, क्योंकि गुडविल हमारे लिए एक्सपेंस नहीं होता है। याद रखना, गुडविल हमारे लिए एक्सपेंस नहीं होता है, गुडविल हमारे लिए एसेट है। और हम जो एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रहे हैं वो फिक्टिशियस एसेट्स से, इसलिए हम उन्हें राइट ऑफ करेंगे। वो फिक्टिशियस एसेट्स हम राइट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए फिक्टिशियस एसेट्स कैन बी रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन है। तो डिक्रीज हो रही होगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड, और अगर इंक्रीज हो रही होगी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस। डिक्रीज हो रही होगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड, इंक्रीज हो रही होगी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा कैलकुलेट होंगे ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस पे, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ होगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ होगा। हम इसे कैलकुलेट करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन is equals to previous year amount minus current year amount पे होगा, क्योंकि हम डिफरेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा प्रीवियस ईयर ज्यादा होगा, करंट ईयर कम होगा, तभी तो वो रिडम्पशन हो रही है, तभी तो हम उनके पैसे रिफंड कर इनटू जो भी रेट है बाय 100। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दो तरीके से है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, और हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे तब हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तब हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड करेंगे। और अगर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ किया है तो उसकी कोई भी ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं होगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैंने कल समझाया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेट्स टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जो चीज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में है या जो चीज उसमें आती है, सिर्फ वो ही चीजों को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट करते हैं। तो क्योंकि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो रही है तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई भी काम नहीं है। इसीलिए क्यों नहीं है, क्योंकि वो P&L से राइट ऑफ नहीं हो रही है, इसलिए उसका ऑपरेटिंग में कोई भी काम नहीं है। ऑपरेटिंग में उसका तभी यूज होगा जब हम उसे उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करें। जो भी चीजें हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर रहे हैं, हम उन्हें सब सिक्योरिटीज प्रीमियम के लेजर में एडजस्ट करेंगे। उसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के लेजर में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट है। राइट, नेक्स्ट, और दूसरा हम इसे शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस, जिस अमाउंट के साथ अगर डिबेंचर्स पे आ रही होगी तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में ऐड करके लिखेंगे, और अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स पे होगा तो उस पे हम अमाउंट ऐड करके लिखेंगे। दैट इज नेट अमाउंट पेड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, उनके साथ ऐड करके लिखेंगे, अलग से नहीं लिखना है, ऐड करके ही लिखना है, राइट। दिस वाज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद बारी आती है नॉन ट्रेडिंग लॉसेस की। नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स and non-trading profit is profit on sale of fixed assets. This relates to investing activities. तो ये हम कल पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक था ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। इसके बाद बारी आती है डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये डिविडेंड रिसीव क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं, क्योंकि मैंने कहीं पहले कोई कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे होंगे या किसी के शेयर्स खरीदे होंगे तो ही मेरे को डिविडेंड मिलेगा, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। मैं पहले इन्वेस्ट करूंगा, उसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी। दिस इज हाउ इट्स वर्क्स। देन कम्स टैक्सेस पेड। टैक्सेस पेड वाला पार्ट हम कर चुके हैं, और नॉट टैक्सेस पेड जो भी हो, प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैंने कल लिखवा दिए थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं। इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा तो वो नीचे ऐड हो जाएगा, और इंश्योरेंस क्लेम हमारी इनकम थी इसलिए ऊपर सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर एक्सपेंसेस होंगे तो वो रिवर्स बैक हो जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही होती है तो वो इशू ऑफ शेयर कैपिटल हो जाएगा। और जो भी सिक्योरिटी, अगर हमने शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटीज पे प्रीमियम पे इशू किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट भी इंक्रीज हो रही होगी, वो भी आ जाएगा, जितने रुपए से वो इंक्रीज हो रही है। इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं, अगर इसीलिए हमने लिखा था लेस डिस्काउंट के साथ कि डिस्काउंट अगर घट रहा है तो हम नेट डिबेंचर्स लिखेंगे, दैट इज डिबेंचर्स माइनस डिस्काउंट अमाउंट, क्योंकि हम नेट कैश रिसीव रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम नेट कैश रिसीव रिकॉर्ड करते हैं। तो इंक्रीज इन डिबेंचर्स माइनस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की जो भी अमाउंट वहां पे आएगी हम उसे वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या था, कुछ और फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हमने कर लिया। रेजिंग ऑफ लोन्स, हम कोई भी लोन लेंगे तो वो ऐड ऑन हो जाएगा, उससे फाइनेंस मिलता है, और रीपेमेंट ऑफ लोन होगा तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन वी मूव फर्दर। उसके बाद बारी आती है बैंक ओवरड्राफ्ट की और कैश क्रेडिट की। अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम उनसे पैसे ले रहे हैं, वो फाइनेंसिंग में ऐड हो जाएगा, और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो हम वो रीपे कर रहे हैं, वो फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। Then interest on debenture, net amount paid minus interest on short-term borrowings, net amount paid minus net amount हर जगह, क्योंकि अगर अनपेड होगा तो वो हमने पे नहीं किया है इसलिए हम उसमें सेम विद डिविडेंड पेड, नेट अमाउंट माइनस। लेते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक दो, सो दैट हमारे को ये टॉपिक क्लियर हो जाए और हम इसे फिर कल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पढ़ सकते। सर आपने लास्ट टाइम एसबीआई का ओके। इसके बाद क्योंकि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने देखा है कि हम कई चीजों को ऑपरेटिंग वाली राइट ऑफ कर रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, तो उसका इफेक्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम पे भी तो पड़ेगा। तो वो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे उसका इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, मतलब जो आइटम हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर रहे हैं उसका फर्क क्या पड़ता है, व्हाई इट इज टू बी रिटन ऑफ एंड हाउ इट इज यूटिलाइज्ड। तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बना रहे हैं। हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाते हैं वर्किंग नोट्स में, ये चेक करने के लिए कि जो भी चेंज इन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसका कितना इफेक्ट आ रहा है और नहीं आ रहा है, राइट। उस चेंज को जानने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाते हैं।
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑलवेज गॉट ए क्रेडिट बैलेंस नेचर, क्योंकि वो रिजर्व है, रिजर्व्स ऑलवेज गॉट ए क्रेडिट बैलेंस नेचर। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा, और फिर टू बैलेंस कैरेट। जो बैलेंस पहले तो समझे सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्रीज कब होगी, जब भी हम शेयर्स या डिवेंचर्स प्रीमियम पे इशू करेंगे। इशू के टाइम पे जो हमारे को शेयर्स और डिवेंचर्स पे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, दैट इज कॉमनली नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो वो जो पैसा मुझे मिलेगा, दैट उसकी वजह से वो प्रीमियम की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। तो एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन या शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, या डिवेंचर्स में भी आएगा। कभी भी बैंक की एंट्री के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम हम रिकॉर्ड नहीं करते अदर देन री इशू ऑफ शेयर कैपिटल, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम बाय बैंक ही मान के चले कि हमने वो इशू के टाइम पे रिसीव किया था। तो बाय बैंक इशू के टाइम। अब हमें क्या देखना है कि इन दोनों की अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस है या नहीं है। अगर मेरे पास पहले 10,000 का बैलेंस था और अब मेरा 15,000 का बैलेंस, 15,000 मैंने इशू में लिया, 25,000 रुपए का बैलेंस है, तो इसका मतलब मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं किया। लेकिन अगर 25,000 रुपए से कम बैलेंस है, तो इसका मतलब मैंने उस सिक्योरिटीज प्रीमियम की यूटिलाइजेशन करी है किसी फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करने के लिए। वो जो भी कंडीशंस वहां पे फुलफिल हो रही होगी क्वेश्चन, वो तुम्हारे को अपने आप निकालनी है, वो तुम्हारे को अपने आप निकालनी है, राइट। तो वो कोई भी चीज टू फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ to premium on redemption of debentures slash preference share capital to buyback of share capital। मैंने buyback of share capital दिया, वहां पे वो share capital होगा, मतलब सेक्शन 52 की जो भी यूटिलाइजेशन है वो सारी की सारी, वो सारी की सारी यहां पे है। अब इसमें भी सेम वही है, कई बार हमारे को ये तीनों अमाउंट दी होगी, इनमें से कुछ दिया होगा और इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी, वो बाय बैंक हो जाएगा, और अगर इस साइड दिया होगा तो इनमें से जो अमाउंट आ रही होगी वो बैलेंसिंग। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कौन सा पार्ट दिया हुआ है, कौन सी बैलेंसिंग फिगर वहां पे कैलकुलेट आउट होगा। अगर डेबिट साइड वाला दिया हुआ है तो क्रेडिट पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, या वो इक्वल हो जाएगा, या अगर क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो वो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। मतलब अगर वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट बना के दिखाना। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट दी हुई, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट बना के चेक करना ही करना है, क्योंकि उसके वर्किंग नोट्स के आपके मार्क्स होंगे। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट और है, दैट इज प्रीमियम ऑन, लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इफ अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। प्रीमियम ऑन redemption of debentures or preference share capital appearing in the balance sheet। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम इक्वल हो जाते हैं, तो उसमें अमाउंट क्या आती है? वो इक्वल होता तो कुछ नहीं होता, और क्रेडिट साइड आती तो बाय बैंक आ जाता, तो बाय वो अमाउंट फाइनेंसिंग है, बाय बैंक तो फाइनेंसिंग में ही आएगा ना हमेशा। और अगर डेबिट साइड आती तो कोई ना कोई फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ कर देंगे।
यहाँ पे हाँ, if premium on redemption of debentures or preference shares is appearing in the balance sheet, then it will be shown only in financing activities. अगर ये घट रहा है तो हमेशा घटेगा ही, अगर ये घट रहा है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने ओरिजिनली डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, उसी समय मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर जो है वो मैं प्रीमियम पे राइट ऑफ करूंगा, तभी तो प्रीमियम रिडम्पशन हमारी लायबिलिटीज बन गई और हम उसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, हम उसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। प्रीमियम और रिडम्पशन अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो हम उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में राइट ऑफ करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स जैसे भी जो भी जिस पे भी दिया हुआ उसके साथ ऐड करके या अलग से भी लिख के दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे हमेशा ऐड करके लिख के ही दिखाएंगे, उससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 12, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करेंगे। होप सो सबके पास क्वेश्चन होगा, असाइनमेंट बुकलेट होगी और उस असाइनमेंट बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करेंगे। पढ़ते हैं। We have to calculate cash flow from operating activities and financing activities. We are given with equities and liabilities, shareholders fund, share capital 12 lakh 16 lakh, मतलब previous year की 12 lakh है और current year की 16 lakh। Then we are given with preference share capital 10% preference share capital. So this is the 10% is the rate of dividend to be declared on preference share capital. Statement of profit and loss account, ब्रैकेट में 60,000 दिया हुआ है और ब्रैकेट में 45,000 दिया हुआ है। That means प्रीवियस ईयर में मुझे 60,000 रुपीज का लॉस था, करंट ईयर में मुझे 45,000 रुपीज